स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट तक बता दिया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसमें कहा जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, उस रेवेन्यू को पाने के लिए हम जितना एक्सपेंस करते हैं उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है, जिससे कि हम उस बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को पता कर सकें। जैसे कि हम किसी बिजनेस में, फैक्ट्री में रेंट मैंने दिया 10,000 तथा स्टाफ का सैलरी और अन्य खर्च 90,000 किया हो और उस मंथ में टोटल सेल्स हमारा 2 लाख किया हो, तो उस मंथ में बिजनेस का प्रॉफिट 1 लाख होगा। देखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट में बताया जा रहा है कि एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, जितना भी इनकम करते हैं और उस रेवेन्यू को पाने के लिए एक्सपेंस करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमको इनकम करना होगा तो उसके पीछे हमको एक्सपेंस भी करना होगा। एक्सपेंस करते हैं तो उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है। मतलब कितना रुपया मैंने रेवेन्यू प्राप्त किया और कितना रुपया मैंने एक्सपेंस किया, उसकी मैचिंग होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम उस बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को पता कर सके। वास्तविक रिजल्ट का मतलब ये कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये तभी आपको पता चलेगा जब दोनों क्या करेगा, मैच होगा। और कह रहा है कि जैसे कि हम किसी बिजनेस में फैक्ट्री दे दिया, मैंने फैक्ट्री में रेंट मैंने दे दिया कितना रुपया, 10,000 रुपया। इसी फैक्ट्री में मैंने रेंट दे दिया कितना रुपया, 10,000 रुपया। और कह रहा है कि स्टाफ का सैलरी और अन्य खर्च मिलाकर के मैंने 90,000 रुपया दिया। अरे आगे आ जाओ, आगे सीट है, फिर भी तुम लोग पीछे बैठ रहे हो। वो कौन सा जगह है, कौन बोला बैठने के लिए वहां पे? क्लास स्टार्ट होता है 3 बजे, तुम लोग आते हो 3:30 बजे, क्यों हमेशा लेट कर देते हो? थोड़ा सा उधर तुम्हें चले जाओ, देखो फिर देख आगे चलो। देखिए, इसमें दिया है, कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में हम जितना रुपए का इनकम करते हैं, जो भी हम आमदनी करते हैं, और उस रेवेन्यू को पाने के लिए हम जितना एक्सपेंस यानी कि खर्च करते हैं, उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है। यानी कि जब तक वो मैच नहीं होगा तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। और कह रहा है कि जिससे कि हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को पता कर सकें, जैसे कि हम किसी बिजनेस की फैक्ट्री में, जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस की फैक्ट्री में मैंने रेंट दे दिया कितना रुपया, 10,000 रुपया। और फिर कह रहा है कि स्टाफ का सैलरी और अन्य खर्च मिलाकर के हमने 90,000 और दे दिए। तो दो एक्सपेंस दिख रहा है ना, एक 90,000 रुपए का और एक 10,000 रुपए का, यानी कि 1 लाख रुपया आपका बिजनेस का क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। जिसमें 10,000 रुपया जो है आपने क्या किया है, रेंट दिया और प्लस सैलरी आपने दिया कितना रुपया, 90,000 रुपया। और कह रहा है कि उस मंथ में टोटल हमारा सेल हुआ है 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का सेल हो गया, जिसमें आपने 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया, तो शेष कितना बचा, 1 लाख जो बचा वही आपके बिजनेस का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब कमाया मैंने 2 लाख रुपया और खर्चा कर दिया मैंने 1 लाख रुपया, शेष जो 1 लाख रुपया हमारा बचेगा उसी को हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे ही मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा है। जैसे प्रॉफिट बराबर होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, है बात नहीं, प्रॉफिट बराबर होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो प्रॉफिट आपका कितना रुपया दिखा रहा है, 1 लाख दिखा रहा है। इक्वल करेंगे रेवेन्यू आपका 2 लाख होना चाहिए और माइनस आपका 1 लाख होना चाहिए। तो अगर जो है 2 लाख में से हम 1 लाख माइनस करेंगे तो शेष 1 लाख बचेगा, वही हमारा प्रॉफिट कहलाता है। जो 1 लाख रुपया जो शेष हमारा बचा, मतलब कितना रुपया मैंने कमाया और कितना रुपया मैंने खर्चा कर दिया, उसमें से शेष कितना बचा, वही हमारे बिजनेस का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसको हम लाभ बोलते। कोई दिक्कत? अब चलिए, अगला जो टॉपिक आपका कह रहा है वो है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव। और कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अनअर्न्ड रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम हमको रिसीव हो रहा है।
जैसे मान के चलिए कि किसी से हमको 10,000 रुपया प्राप्त करना हो, तो ऐसा नहीं कि प्राप्त होने से पहले हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में टाइप करें, जब हमको उससे प्राप्त होगा तभी जाकर के हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें। अदरवाइज अब ये नहीं कि प्राप्त होने वाला है उसके पहले ही मैंने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दिया, जब वो रिसीव होगा तभी हम उस डेट में कंसीडर करेंगे जिस डेट में हमको रिसीव हो रहा है, जिस डेट में हमको प्राप्त हो रहा है। अब ये नहीं कि मिलने वाला है तो उसको आपने मतलब समझ लिया कि मिलने वाला है, किस डेट में मिलेगा आपने पहले ही उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको इनकम रिसीव हो और जिस डेट में रिसीव हो उसी डेट में हम उसको क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट करते हैं। अगला क्या दे रहा है, अगला लिखा हुआ है लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट एक लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस हम करेंगे, एक हमारा बिजनेस लीगल होना चाहिए, उसका एक प्रमाण होना चाहिए, उसकी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है कि एक स्टेटमेंट होना चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए। जैसे मान के चलिए नियम किस कानून के हिसाब से मांग रहा है, उसमें किस देखा जाए तो जैसे मान के चलिए कि जैसे अगर हम कानून में उसको पेश करते हैं या लॉ में अगर हम उसको दिखवाते हैं तो उसके नियम के अनुसार होना चाहिए, न कि नियम से बाहर होना चाहिए। उस नियम के अनुसार रहेगा तो हम बिजनेस आसानी तरीके से अपना चला सकते हैं। तो वही बातें इसमें कर रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक और स्टेटमेंट एक लीगल रिक्वायरमेंट की होनी चाहिए, अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए। अब उसमें भी क्या होता है, कभी कभी लॉ आपका चेंज भी होता रहता है, कभी कभी नियम आपका चेंज भी होता रहता है। तो जो आपके लॉ में नियम बता रहा है, जो रूल्स बता रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिससे कि आपका एक बिजनेस लीगल तरीके से चल सके। ठीक है, अगला क्या दिया है, तो अगला यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूरल कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर, अर्थात ट्रांजैक्शन को इनकम अर्न होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए और एक्सपेंस यानी कि खर्च होने पर खर्च होने पर भी रिकॉर्ड करना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पर मतलब मान के चलिए कि जैसा ऐसा मैंने कोई इनकम किया, ऐसा कोई मैंने मतलब आमदनी किया जिसमें हमको कुछ अर्निंग हुआ, कुछ अर्निंग जनरेट हो चुका है, मतलब कुछ इनकम का स्रोत हमको मिल चुका है। कह रहा है कि न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर, और कह रहा है कि रिकॉर्ड करना चाहिए, मतलब उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे जो हमको अर्निंग हो रहा है, जो अर्निंग हमारा जनरेट हो रहा है। अब रेवेन्यू इनकम तो कई तरीकों से किया जा सकता है, मान लो चलिए कि कुछ गुड्स भी बेचेंगे तो भी रेवेन्यू प्राप्त होगी, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो अर्निंग किस माध्यम से हुआ है, उसी अर्निंग को जनरेट होने पर तब जाकर के हम अपने बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करते हैं। और कह रहा है कि ठीक इसी प्रकार जो हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक उसी प्रकार जो हमारे बिजनेस में क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, उसको ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ना कि एक्सपेंस का पेमेंट कर, मतलब जो एक्सपेंस हम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड हम अपने मतलब क्या करेंगे बिजनेस में दिखाएंगे। पेमेंट कर रहा है कि ना कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर, यानी कि एक्सपेंस करने के बाद जो मैंने पेमेंट किया है वो एक्सपेंस ही है एक प्रकार का। जैसे मान के चलिए स्टॉक का मैंने सैलरी दिया, उसको पेमेंट मैंने दे दिया, लेकिन एक्सपेंस को ही हम क्या करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, या आप जो है कह रहा है यहाँ पे रिकॉर्ड अपना रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उसका पेमेंट देने पर हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जो एक्सपेंस हमारा होता है उसी को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और उसमें लिखा जाता है ना कि सैलरी दिया गया किसको, स्टाफ को 40,000 रुपये, या इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया गया 10,000 रुपये, उसी को पूरे लिखे जाते हैं। ठीक है, जो भी हमने एक्सपेंस किया, जो भी मैंने खर्च किए हैं, उसी को रिकॉर्ड में हम लिखते हैं। और कह रहा है कि एक्सपेंस खर्च होने पर भी रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी कि हमारे बिजनेस में कितने रुपए का एक्सपेंस हो रहा है, कितने रुपए का खर्च हो रहा है, उसको भी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। चलिए ये तो मैंने इसके पहले भी आपको पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितने प्रकार का अकाउंट होता है, 3 प्रकार का अकाउंट होता है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो अपनी बिजनेस का सबसे अहम हिस्सा अगर देखा जाए तो पूरे अकाउंटिंग का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये 3 ऑप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अकाउंट कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, और किस अकाउंट की एंट्री कब की जाती है,
इसके बारे में आपको डिटेल में समझना होगा, क्योंकि अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई भी ट्रांजेक्शन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन आपको दिया जाएगा, उसमें पर्सनल अकाउंट का भी रूल लगेगा, उसमें रियल अकाउंट का भी रूल लगेगा, उसमें नॉमिनल अकाउंट का भी रूल लगेगा, लेकिन कब और किसे डेबिट किया जाएगा, कब और किसे क्रेडिट किया जाएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट में इसमें बताया जा रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट क्या आता है, पहला पर्सनल अकाउंट। देखिए सबसे पहले अगर हम पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करें तो पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत। और अकाउंट का मतलब होता है खाता। अकाउंट का मतलब क्या होता है? खाता। यानी कि मुख्यतः टाइप्स ऑफ अगर अकाउंट में हम देखें तो तीन प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। एक आपका आता है पर्सनल अकाउंट, और एक आपका आता है रियल अकाउंट, और एक आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। अब तीनों में अंतर क्या है, देखिए सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता, और रियल का मतलब होता है वास्तविक खाता, और नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का। इन तीनों में अंतर अगर हम समझें तो देखिए पर्सनल अकाउंट में कब किसे डेबिट और कब किसे क्रेडिट किया जाता है ये हम समझेंगे, लेकिन इसके पहले तो हम ये जानेंगे कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है। पर्सनल अकाउंट होता क्या है, तो देखिए इसमें बताया जा रहा है, कह कि पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है, और यह अकाउंट नेचुरल पर्सन का, इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। देखिए इस अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो पर्सनल अकाउंट होता है ये किसी व्यक्ति के साथ साथ उसकी बिजनेस डीलिंग से संबंधित और नेचुरल पर्सन या किसी इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। मतलब किसी फर्म का भी हो सकता है, किसी कंपनी का भी हो सकता है, और किसी पर्सन का भी हो सकता है। ऐसे जो हमको अकाउंट दिखेगा उसको हम समझेंगे कि किस प्रकार का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, जिसमें किसी व्यक्ति का भी नाम हो, किसी फर्म का भी नाम हो, और किसी कंपनी का भी। ठीक है। और फिर कह रहा है यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, यदि एक व्यक्ति कुछ बिजनेस से प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, कुछ भी प्राप्त करता है, तो उसको हम क्या कहलाएगा, वो रिसीवर कहलाएगा। क्योंकि प्राप्त कर रहा है तो प्राप्तकर्ता को हम रिसीवर बोलते हैं, और हमारे बिजनेस में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कुछ प्राप्त कर रहा है, कुछ रिसीव कर रहा है, तो उसको हम रिसीवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिसीवर। और कह रहा है कि बिजनेस में अकाउंट उसका क्या होता है, डेबिट होता है। उसका जो बिजनेस में अकाउंट होता है वो आपका क्या होता है, डेबिट होता है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का मतलब व्यक्तिगत खाता, और इसमें मात्र तीन प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। इसमें किसी पर्सनल मतलब पर्सन से संबंधित, किसी बिजनेस के फर्म से संबंधित, या कंपनी से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। और इसमें जो व्यक्ति रिसीवर होता है, रिसीवर को हम लोग बोलते हैं क्या, डेबिट। रिसीवर को हम क्या बोलते हैं, डेबिट। यानी कि जो व्यक्ति ऐसा है जो हमारे बिजनेस से कुछ प्राप्त कर रहा है, रिसीव एनीथिंग, तो उसको हम रिसीवर बोलते हैं, और रिसीवर का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। और कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, अभी तो मैंने रिसीवर को डेबिट कर दिया, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बिजनेस में कुछ दे रहा है, तो अगर दे रहा है तो क्या उसको हम गिवर बोल सकते हैं? बोलिए, गिवर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? और गिवर का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है। वही बात इसमें कह रहा है, यदि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बिजनेस में कुछ दे रहा है, सॉरी, अगर हमारे बिजनेस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ रिसीव कर रहा है, रिसीव एनीथिंग, तो उसको हम रिसीवर बोलते हैं, और उसका अकाउंट हमारा डेबिट होता है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बिजनेस में कुछ दे रहा है, तो उसको हम गिवर बोलेंगे, और गिवर का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ये दो ऑप्शन। अब चलिए, ये तो रहा अभी आपको केवल पर्सनल अकाउंट के बारे में। इसके बारे में, पर्सनल अकाउंट के बारे में, तो पर्सनल अकाउंट में अगर रिसीवर है तो रिसीवर का अकाउंट हमारा डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किस अकाउंट के रूल से, पर्सनल अकाउंट के रूल से। और वही अगर जो है गिवर है, गिवर का मतलब होता है दे रहा है। अगर हमारे बिजनेस में कुछ व्यक्ति कोई ऐसा है जो दे रहा है, जिसको गिवर बोला जाता है, और गिवर का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये क्लियर हुआ किस अकाउंट के रूल से, पर्सनल अकाउंट के रूल से। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल आपका ये कहलाता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे बिजनेस में कुछ रिसीव कर रहा है तो रिसीव को डेबिट करते हैं। अगर एक व्यक्ति ऐसा है कोई कुछ हमारे बिजनेस में दे रहा है तो उसको गिवर बोलते हैं, गिवर का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है।
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए सेकंड आता है रियल अकाउंट। क्या आता है? रियल अकाउंट। और रियल का मतलब होता है वास्तविक खाता। और रियल अकाउंट में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट्स से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? एसेट्स से संबंधित होते हैं। और एसेट्स होता क्या है? तो वे सभी अस्थायी या अस्थायी वस्तुएं जो हमारी व्यापार को चलाने में मदद करती हैं, वो सभी के सभी एसेट्स कहलाते हैं। आप इतना समझिए कि अगर आपके ट्रांजेक्शन में एसेट्स शामिल है तो उसको सीधे हम बनाएंगे रियल अकाउंट के रूप से। किस अकाउंट के रूप से? रियल अकाउंट के रूप से। और इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट्स से संबंधित होते हैं, और यदि एसेट्स बिजनेस में आता है, यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसे डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और कह रहा है कि अगर व्यापार से जाता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये किसके रूल के हिसाब से? रियल अकाउंट के हिसाब से। रियल अकाउंट में जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब अगर हमारे बिजनेस में एसेट्स आ रहा है, अगर एसेट्स आ रहा है तो क्या करेंगे? अगर एसेट्स आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। शॉर्ट में लिखा जाता है डेबिट को डीआर के नाम से। ठीक है। अगर हमारे बिजनेस से एसेट्स जा रहा है, अगर हमारे बिजनेस से एसेट्स क्या हो रहा है? जा रहा है, तो जाने वाली चीज को हम क्या करेंगे? इसको हम कर देंगे यहाँ से क्रेडिट कर देंगे। देखिए बस आप इतना समझिए कि रियल अकाउंट का ये रूल है कि अगर हमारे बिजनेस में कोई एसेट्स आता है तो आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं, और अगर हमारे व्यापार से जाता है तो जाने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपए का मैंने कंप्यूटर खरीदा, 25,000 रुपए का मैंने कंप्यूटर खरीदा, और कैसे? कैश से मैंने खरीदा। तो अगर परचेज मैंने किया 25,000 रुपए का कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारे बिजनेस में आएगा कि जाएगा? तो कंप्यूटर भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है, दोनों एसेट्स है। क्योंकि कैश भी एसेट्स है और कंप्यूटर भी एसेट्स है, दोनों में ये समझना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो दोनों में जो है क्या आ रहा है? और कैश जा रहा है। तो कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कंप्यूटर का अकाउंट। कोई दिक्कत? तो ये दो रूल मैंने आपको पढ़ाया। अभी केवल पर्सनल के बारे में और दूसरा आपका रियल के बारे में। अब तीसरा जो अंतिम है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का खाता। अब ये होता क्या है? तो देखिए इसमें जो है मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। इसमें बताया भी जा रहा है कि ये अकाउंट बिजनेस एक्सपेंस, इनकम, गेन और लॉस से संबंधित होते हैं, और यदि बिजनेस में बिजनेस को चलाने, रन और मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। एक्सपेंस का मतलब खर्च। अगर हमारे बिजनेस में, व्यापार में कोई खर्च हो रहा है तो खर्च को नॉमिनल अकाउंट के रूप से डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। और कह रहा है कि यदि बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने से अथवा हायर बिजनेस एसेट्स से इनकम होती है तो उस इनकम का अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। मतलब एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस भी एक प्रकार का खर्च है, खर्च ही हो रहा है ना। और इसके बाद से लॉस है। ये दोनों हमारे बिजनेस में क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? डेबिट हो जाते हैं। अब किस प्रकार का एक्सपेंस अपने बिजनेस में हो सकता है? तो जैसे मान के चलिए कि आपने स्टाफ को सैलरी दिया, स्टाफ को सैलरी दिया, तो स्टाफ को सैलरी दिया तो ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस हो रहा है ना। बोलिए एक्सपेंस हो रहा है कि इनकम हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। और किसी से ब्याज का पैसा आपने प्राप्त किया, इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है? इनकम हो रहा है। तो जब कुछ आप प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, जब आपकी इनकम होती है तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। किस रूल के हिसाब से? नॉमिनल रूल के हिसाब से। बस ये समझिएगा, एक्सपेंस है या लॉस है तो डेबिट हो जाएगा, और इनकम है और प्लस प्रॉफिट है तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बस इतना समझिएगा। ये तीनों का अलग अलग रूल याद करिएगा। अगर रिसीवर है तो डेबिट करेंगे और गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। ये रूल आपका है किसका? पर्सनल। और रियल अकाउंट में ये बताया गया है, अगर रियल अकाउंट के बारे में हम बात करें
तो रियल अकाउंट में आपसे ये बताया गया है कि अगर एसेट्स हमारे व्यापार में आता है तो डेबिट करते हैं, अगर एसेट्स हमारे व्यापार से जाता है तो क्रेडिट। ये रूल हो गया किसका? रियल अकाउंट। और तीसरा जो आपका आता है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में ये बताया गया है कि अगर हमारे बिजनेस में किसी प्रकार का एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसका अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है। क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। अगर कोई इनकम हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? नोट हो जाएगा ना, ये सब याद हो जाएगा ना, ये सब बुक में दिया हुआ है, पढ़ के आना होगा आप लोगों को। ठीक है, अब चलिए, अब किस अकाउंट को हम पहचानेंगे कि कौन सा अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत आता है। अभी तो मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में बताया, लेकिन हम पहचान कैसे करेंगे इसकी जो है, हम पहचान कैसे करेंगे कि डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, कौन सा अकाउंट किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए इसका चार्ट भी यहाँ पे बना करके दिया गया, यहाँ पे जो है इसका चार्ट भी बना करके दिया गया। देखिए इस चार्ट में क्या बताया गया करे कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, पहला दिया है पर्सनल अकाउंट, सेकंड दिया है रियल अकाउंट, और थर्ड दिया है नॉमिनल। और फर्स्ट में लिखा भी है व्यक्तिगत खाता है, और सेकंड में लिखा है एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? फिक्स और करेंट, यही दो प्रकार के होते हैं ना। और तीसरा दिया है नॉमिनल अकाउंट्स में इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम का मतलब भी कमाना, प्रॉफिट का मतलब लाभ, एक्सपेंस का मतलब खर्चा, और लॉस का मतलब इसमें जो है मात्र चार प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए व्यक्तिगत खाता, अगर पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करें तो इसमें पर्सन अकाउंट पहला आता है। पर्सन अकाउंट का मतलब क्या? जैसे राम अकाउंट, रहीम अकाउंट, सोहन अकाउंट, नाम लिखते जाइए, अकाउंट आप लिखते जाइए, ये सब पर्सन अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब पर्सन अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या दिया है? इंस्टीट्यूट अकाउंट। अगर इंस्टीट्यूट का भी बात हम करें तो इंस्टीट्यूट कोई खोले होंगे, उनका कोई प्रोप्राइटर होंगे, तो प्रोप्राइटर है तो मतलब पर्सन है, और पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट है। समझ में आया? तीसरा क्या दिया है? फर्म अकाउंट, करे कि किसी फर्म का खाता, जैसे आरके ट्रेडर्स हो गया, एसके ट्रेडर्स हो गया, बीके ट्रेडर्स हो गया, ये सभी प्रकार के फर्म अकाउंट आते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रोप्राइटर होता है, इसका एक मालिक होता है। अगला क्या दिया है? कंपनी अकाउंट। कंपनी जैसे एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ठीक है, डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ठीक है, लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, या फिर मान के चले कि आईएनसी, मतलब ऐसे डेल एनसी कंपनी हो गई, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया। इस कंपनी का कोई प्रोप्राइटर होगा तो नाम से संबंधित है, इसलिए पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत दिया जाएगा। अगला क्या दिया है? बैंक अकाउंट, किसके अंतर्गत आता है? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि बैंक में खाता किसी पर्सन का ही तो होगा। तो मान के चलिए कि जैसे बैंक अकाउंट में जैसे आपका पीएनबी हो गया, आपका सेंट्रल बैंक हो गया, आपका स्टेट बैंक हो गया आपका, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ऐसे बहुत सारे बैंक होते हैं। सारे बैंक को हम रखते हैं किस अकाउंट के अंतर्गत? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। लेकिन इसमें मात्र किस किस बैंकों का जिक्र किया जाएगा? देखिए, एक एसबीआई बैंक का जिक्र होगा और एक पीएनबी बैंक का जिक्र होगा, मात्र दो ही बैंकों का जिक्र इसमें होगा पूरे बुक में, ठीक है ना। अब देखिए अगला दिया है कैपिटल अकाउंट, ये भी किस प्रकार का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। आखिर कैपिटल लगाता कौन है? बिजनेस का मालिक, बिजनेस का प्रोप्राइटर, वही तो कैपिटल लगाता है, जो हानि और लाभ का क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग मतलब क्या होता है? व्यापार के मालिक के द्वारा व्यापार में किए जाने वाले निजी खर्च को ड्राइंग बोलते हैं। तो ये ड्राइंग भी किसका है? मालिक का है, इसलिए इस अकाउंट को भी हम बोलेंगे किस, कौन सा? पर्सनल अकाउंट। अगला लिखा है प्लस अकाउंट, ये आपका प्लस अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है, इसको आप लोग काट लीजिए। हाँ, इसको, ये अपना पर्सनल अकाउंट नहीं है। अब इसमें लिखा भी है, देखिए, अगर देने वाला है तो देने वाले को गिवर बोला जाएगा ना, तो गिवर का अकाउंट क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट। और कह रहा है कि पाने वाला है तो पाने वाला है तो रिसीवर होगा, और रिसीवर का अकाउंट हमारा। कोई दिक्कत? अब चलिए सेकंड में लिखा है रियल अकाउंट में एसेट्स से संबंधित, जैसे लैंड अकाउंट,
लैंड का मतलब होता है जमीन। बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, अदर एसेट्स हैविंग वन मोर। ये भी क्या है आपका रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और रियल अकाउंट में लिखा भी है कि जो धन वस्तु व्यापार में आता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अगर आ रहा है तो डेबिट, अगर जा रहा है तो क्रेडिट। कोई दिक्कत? अब चलिए तीसरा बताया गया है सैलरी अकाउंट। इसमें मात्र 4 प्रकार के अकाउंट नॉमिनल में, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब चारों में आपको समझना है कि कौन सा इनकम है और कौन सा आपका एक्सपेंस है। तो जैसे पहला लिखा हुआ है सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अगर हम किसी को देते हैं तो एक्सपेंस ही कहलाता है ना। तो डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट होगा। डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है। अगला क्या दिया है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है प्रचार प्रसार का खाता। जैसे अगर आप अपनी क्या चीज, अगर अपनी बिजनेस आप ओपन किए हैं तो क्या बिजनेस का प्रचार प्रसार करवाएंगे तो फ्री में प्रचार प्रसार करेगा, ऐसा लेगा कि नहीं लेगा? वो भी हमारा बिजनेस का क्या है खर्चा है, उसको भी हम डेबिट करेंगे। तीसरा क्या दिया है रेंट अकाउंट, ये भी हमारा डेबिट का खाता है। चूंकि रेंट हम देते हैं, चूंकि बिजनेस मैंने किया तो रूम रेंट तो देना पड़ेगा ना, ये भी हमारा क्या है डेबिट है। वेजेस, वेजेस का मतलब मजदूरी का खाता। जैसे एक ट्रक आपने माल मंगवा लिया तो मालिक नहीं माल को उतारेगा, उसके लिए मजदूर लगाएगा, तो मजदूर को फ्री में तो उतारेंगे नहीं, उसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा, उसको भाड़ा देना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा। उस अकाउंट को भी हम डेबिट ही करेंगे क्योंकि वो भी हमारा खर्चा का अकाउंट है। अगला दिया है पोस्टेज अकाउंट। पोस्टेज का मतलब होता है डाक खर्च का खाता। जैसे मान के चलिए कि अगर आपको किसी से अगर आपको माल मंगवाना है तो उसको आप एक लेटर लिखते हैं, लेटर लिखने के बाद आप उसको क्या करते हैं पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं और वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वहां तक रिसीव होता है। तो जब रिसीव होता है तो जब लेटर पाता है तब जाके आपको मान लो किसी गाड़ी से क्या करता है भिजवाता है। तो जो आपका खर्चा लगा है, मतलब जो पोस्ट ऑफिस में खर्चा लगा है वो आप ही का खर्चा है ना, वो भी तो एक्सपेंस में जाएगा, इसको भी हम डेबिट बोल सकते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट, ब्याज का खाता। हाँ ब्याज दे भी सकते हैं, ब्याज पा भी सकते हैं। हाँ सिचुएशन के हिसाब से, अगर ब्याज कहीं से रिसीव हो रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे, क्रेडिट करेंगे ना। क्यों? क्योंकि इनकम हो रहा है। और ब्याज किसी को दे रहे हैं तो आपने अच्छा आपने बिजनेस कर लिया, 10 लाख रुपया आपने पूंजी लगा लिया और 5 लाख रुपया किसी से आपने उधार ले लिया, क्या फ्री में कोई पैसा दे देगा? उसका ब्याज नहीं लेगा। तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? जब दे रहे होंगे तो डेबिट होगा और जब ले रहे होंगे तो क्रेडिट होगा। अगला दिया है परचेज अकाउंट, डेबिट होता है। अगला दिया है सेल्स अकाउंट, क्रेडिट होता है। अगला दिया है कमीशन अकाउंट, तो कमीशन दे भी सकते हैं और कमीशन पा भी सकते हैं। अगर कमीशन देंगे तो डेबिट और पाएंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। वही बात इसमें कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि व्यय हानि को डेबिट किया जाता है और आय और लाभ को क्रेडिट किया जाता है। इसको आप लोग घर से पढ़ के आइएगा, ठीक है।